Okay, good morning everyone and welcome back to Best Ever Language Institute YouTube channel. So today guys I will be teaching you the dative case in German language, what exactly is all about. So पहले हम dative case का मतलब समझेंगे, sentence structure समझेंगे and then we'll make two sentences. Okay? So just have a look please. Dative case का simple जो मतलब होता है that is simply labeling this fact कि इसके अंदर आपका moreover we have a subject, then we have basically a verb, then we have basically an indirect object and then we have an direct object. मतलब इन चार चीजों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा डाटिव केस नजर आता है। तो जैसे कि गाइस आपने नॉमिनेटिव केस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट को और वर्ब को अगर हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं तो हमारा बेसिकली उससे नॉमिनेटिव केस बनता है। फॉर एग्जांपल इश पीले, इश गेयर, इश लाफे, इश त्रिंके, इश वाइने। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली द नॉमिनेटिव केस इन व्हिच वी हैव टू डील विद द सब्जेक्ट, जिसमें हमें कर्ता धारक से डील करना पड़ता है और जो एक्शन हो रहा है बेसिकली जो आकरण हो रहा है दैट इज बेसिकली उस दोनों को हम कंबाइन करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हमारा नॉमिनेटिव केस फॉर्म होता है। एंड देन द सेकंड वाज एन एक्विजिटिव केस जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब ये जो एक्शन को रिसीव कर रहा है बेसिकली। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं लाइक मैं पढ़ा रहा हूं जर्मन, तो फॉर एग्जांपल मेरा जो है इसमें रोल प्ले क्या है, पढ़ाने का, दैट मींस आई द सब्जेक्ट, करेक्ट। मेरा काम क्या है, पढ़ाना, दैट इज टीच, वो मेरी एक्शन, वो मेरी क्रिया है। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जर्मन पढ़ा रहा हूँ, जिस मर्जी को भी पढ़ा रहा हूँ, वो जो मेरे पढ़ाने से इन्फ्लुएंस होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है, मेरी टीचिंग से, दैट इज समथिंग वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई किक अ फुटबॉल, मैंने फुटबॉल को किक किया, तो उस समय फुटबॉल मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि फुटबॉल मेरे द्वारा किक की जा रही है, फुटबॉल पे प्रभाव पड़ रहा है, फुटबॉल एक तरीके से आपका डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ माइंड, राइट। तो ये हमारा एक्विजिटिव केस में हमने पढ़ा था। बट गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स अलग होते थे, डेटी दास, राइट, आइन आइन आइने, प्लूरल में नहीं होता है, काइन काइने काइन काइने। एंड सो फार इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्विजिटिव केस, तो उसमें क्या है आपका कि अगर आपके आर्टिकल्स बदलते हैं तो एक्विजिटिव केस में आर्टिकल्स क्या क्या होते थे, इफ एनी कैन टेल मी प्लीज। कि मैस्कुलिन में क्या होता था, डेन, राइट, फेमिनिन में दी, न्यूट्रल में दास, प्लूरल में दी, देन आइनन, आइने, आइन, प्लूरल में नहीं होता है, राइट। इन इंडेफिनिट केस वी डोंट हैव एनी प्लूरल आर्टिकल, राइट। बट नेगेटिव में खाइनन, खाइने, खाइन एंड खाइने, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नेगेटिव आर्टिकल। तो नेगेटिव आर्टिकल होते क्या है बेसिकली, ज्यादा इसमें कोई इतना प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। नेगेटिव आर्टिकल्स का मतलब यही है, लाइक कोई भी चीज हम नेगेट कर देते हैं, दिस इज नॉट अ पेन, राइट, तो दिस इज खाइन कूली, दिस इज नॉट अ पेन का मतलब हो गया वो पेन नहीं है। तो नॉट और ए को जब हमने मिला दिया तो नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया दिस इज खाइन कूली, दिस इज नॉट अ पेन, ये है एक पेन नहीं है। हिंदी में जो नहीं होता है वो इंग्लिश में नॉट का काम करता है, वो जो इंग्लिश में नॉट का काम करता है जर्मन के अंदर वो आपका काइन का काम करेगा, बट जेंडर के आधार पर। क्योंकि हमने गाइस यही पढ़ा है कि जर्मन में आपके बेसिकली मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल के हिसाब से आर्टिकल डिफरेंशिएशन होती है, जो कि बात सच है, राइट। इंग्लिश में ऐसा चाहिए नहीं होता, इंग्लिश में आज तक कभी हमने ये नहीं देखा कि मेल है, फीमेल है, उसके हिसाब से आर्टिकल अलग अलग है। बट यहाँ पे क्योंकि हर एक चीज का, हर एक पर्सन का, हर एक नॉन लिविंग से लेकर लिविंग बीइंग्स का एक आर्टिकल्स है। तो दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू बीट दिस चैलेंज by learning some of the tricks that I'll tell you in the later on class, right? So just have a look. हम आए हैं डाटिव केस की जर्नी पे गाइस। तो डाटिव केस जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट है, वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नया कांसेप्ट आया इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, और फिर आता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा कि बेसिकली फॉर whom you can say the action is being done, मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, या एक किसी मान सकते हैं आप कि जिसके एक्शन करा जाता है, जिस चीज के लिए मैं एक्शन कर रहा हूं फॉर whom the action is being performed, उसको मैं कहूंगा एक तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन, राइट, ये रेड मार्कर है। अब मैंने इसको ट्रांसलेट किया था, दिस इज आइन रोट अ कूली, करेक्ट, ये जर्मन में ट्रांसलेशन हुआ, दिस इज आइन रोट अ मतलब रेड पेन, ठीक है। तो रेड उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि ये पेन कौन से मार्कर किस कलर का है, रेड कलर का, ठीक है। तो अब यही चीज मैंने बोला, आई परचेज दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा, ये आपको सर्टिफिकेट, क्यों, क्योंकि ये पेन मैं खरीद रहा हूं, इसकी पेन की ओनरशिप आप उसके पास लाई करेंगी मेरे पास, मैं इस पेन का ओनर हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास लाई करेगी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, परचेज वर्ब हो गया, तो मेरा जो एक्शन है खरीदने का वो किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, पेन के ऊपर, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। वो चीज क्या हो रही है आपकी, डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। बट जहां मैंने सेंटेंस में ये बोल दिया आई बाय दिस पेन फॉर
माय ब्रदर। अब ब्रदर के लिए ये पेन मैंने खरीदा, दिस पेन इज नॉट बीइंग परचेज्ड बाय माय ब्रदर बट आई परचेज दिस पेन फॉर माय ब्रदर। दैट मींस ये एक्शन हुआ है किसी के लिए, मेरे लिए नहीं हुआ। मेरा एक्शन का प्रभाव पेन पे पड़ा क्योंकि वो पेन मेरे हाथ में आया पहले, फिर मैंने अपने ब्रदर भाई को दिया। दैट इज समथिंग, वो भाई मेरा क्या बन गया गाइस, इनडायरेक्ट। मेरे को समझ में नहीं आता। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल कंसेप्ट। जिसके ऊपर एक्शन करूंगा डायरेक्टली, जो मेरे एक्शन से प्रभाव पड़ेगा, जिसके ऊपर इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल आई बीट दिस चाइल्ड, मैंने इस बच्चे को मारा, तो यहाँ पे एक तरीके से ये बच्चा मेरे द्वारा मारा पिटा गया। दैट मींस वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा। मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर नाउ? बट जैसे मैंने बोल दिया कि आई बाय दिस न्यूज़पेपर फॉर करिश्मा, राइट? आई बाय दिस न्यूज़पेपर फॉर करिश्मा, राइट? अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? करिश्मा, न्यूज़पेपर, करेक्ट। अब करिश्मा क्या हो गई इसके अंदर? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक्शन हुआ है करिश्मा के लिए। करिश्मा इसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रही, करिश्मा इसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रही है। करिश्मा को न्यूज़पेपर लाया दिया गया है किसी के द्वारा, दैट इज आई, वो एक्शन मेरे थ्रू हुआ है, और वो एक्शन का प्रभाव जो है न्यूज़पेपर पर पड़ा, और न्यूज़पेपर को लीड कर रहा है करिश्मा, क्योंकि करिश्मा के ऊपर वो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन करिश्मा को न्यूज़पेपर मिल गया। दैट मींस कि प्रॉपर्टी जो है, ओनरशिप है, वो करिश्मा के पास है, बट वो एक्शन फॉर समबडी एल्स किया जा रहा है। आई होप यू आर ऑल बीइंग क्लियर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। तो ये चीज समझना जरूरी है। डाटा केस के अंदर स्टार मैं लगा रहा हूं कि जब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा डाटा केस नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, तो सेंटेंस का बिल्कुल की अस्तित्व है, इसको बोलते हैं हिंदी में इंपॉर्टेंस है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके वजह से लगाया हुआ है। जब तक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू कैन मेक अ वेरी फॉर्मल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आएगा, देन गाइस आपको फिर आता है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन वी हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम चार चीजों को मिला देंगे तो हमारा डाटा बेस फॉर्म हो जाएगा। दो चीजें आती हैं, कर्ता धारक कर्म, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब, नॉमिनेटिव। तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन एक्यूजेटिव केस। चार चीजें आ गई, कर्ता भी आ गया जो काम कर रहा है, कर्म एक्शन किसी के लिए कर रहा है वो भी आ गया, और क्या कर रहा है हमें एक्शन आपका वो जो बेसिकली आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पे डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा एक तरीके से आपका डाटा बेस। इज इट क्लियर? ठीक है, so that's all for today, and in my next session I'll be giving you some more examples regarding with that, and I hope you like this session guys. So kindly like, subscribe, and Banki show Bisbal cheers, right, comment below, right? Thank you so much.